नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक जुड़ा हुआ है आपका बीजेपी लीडर एंड ध्रुव राठी के बीच। आप सभी जानते हो ध्रुव राठी एंड बीजेपी लीडर का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। दोनों आपस में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे का सम्मान और प्यार करते हैं। तो इसी को देखते हुए दिल्ली में यहाँ पर एक इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी गई। फिर उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने, जो कि साकेत कोर्ट है, उसने ध्रुव राठी को समन भेजा है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर पेश हो आकर के, क्योंकि उनके ऊपर मानहानि का केस किया गया है। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे पहले तो मामला क्या था, क्यों केस दर्ज किया गया है, कौन है बीजेपी लीडर जिन्होंने ये केस दर्ज करवाया है। दूसरा हम यहाँ समझेंगे कि हमारे पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक मुद्दे हैं उससे जुड़कर बोल सकता है, अभी अपनी जो राय है वो प्रस्तुत कर सकता है समाज के सामने, सोशल मीडिया पर भी दे सकता है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है, बोलने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर आप किसी के खिलाफ कुछ अपशब्द या फिर ऐसा नहीं बोल सकते हो जो कि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए, जो उसकी कैरेक्टर को लेकर के उसका जो छवि है उसको धूमिल करे। और यही कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। संविधान में क्या प्रावधान है इनको हम समझेंगे, किस आर्टिकल के तहत आपका मानहानि का केस दर्ज किया जाता है इसको हम समझेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं मामला क्या है। आप सभी जानते हैं ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं। वो किसी ना किसी मामले को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं, चाहे वो आप देख लो कि गौरव तनेजा से रिलेटेड मामला हो, डाबर कंपनी से रिलेटेड मामला हो, स्वाति मालीवाल से रिलेटेड मामला हो। तो इस तरीके के जो कंट्रोवर्सी हैं आपको देखने को मिलती हैं। हाल ही में एक और न्यूज आई थी ओम बिरला को लेकर के, जहां पर उन्होंने उनकी बेटी को लेकर के कुछ बातें कही थी, लेकिन बाद में ये निकल करके आया कि वो जो अकाउंट था वो ध्रुव राठी का नहीं था, प्रॉक्सी अकाउंट यहाँ पर बोला जा रहा था कि वो किसी और के अकाउंट, फेक अकाउंट पर पोस्ट किया गया था ध्रुव राठी के नाम से। चलिए ये बात हमने समझ ली, शायद वाकई ऐसा ही होगा। अब देख लेते हैं मामला क्या है। तो ध्रुव राठी, यूट्यूबर ध्रुव राठी को कोर्ट ने भेजा है समन। क्या है मामला, चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बीजेपी लीडर कौन है, और ये बार एंड बेंच ने अपने जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पर ट्विटर जो हैंडल है उस पर ये पोस्ट किया था। दिल्ली कोर्ट इशूज समन टू यूट्यूबर राठी इन द डिफेम केस फाइल्ड बाय बीजेपी लीडर सुरेश नखुआ। ठीक है, नाम है इनका सुरेश नखुआ। इनको लेकर के ध्रुव राठी ने कुछ पोस्ट किया था जहां पर उनको कुछ अपशब्द कहे थे। चलिए अब देख लेते हैं क्या है ये चीजें। बीजेपी नेता सुरेश नखुआ ने अदालत में याचिका दायर करते हुए दावा किया है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो में उन्हें हिंसक और अपमानजनक कहकर ट्रोल किया है, कि ये क्या है, हिंसक है और इनका अपमान किया है इस तरीके से। तो ये बात उन्होंने कही है किसने, सुरेश नखुआ ने, और ये बीजेपी लीडर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ध्रुव राठी और बीजेपी आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है मामला। दरअसल यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो 7 जुलाई 2024 को अपलोड किया था। इस वीडियो में उन्होंने बीजेपी नेता को हिंसक और अपमानजनक कहा था। बीजेपी नेता सुरेश नखुआ ने इस वीडियो को खुद की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, अब यहां पर बात आ गई ना प्रतिष्ठा, सम्मान की, तो आप किसी की प्रतिष्ठा को इस तरीके से ठेस नहीं पहुंचा सकते। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो वो आपके खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है। उसको यहाँ पर ये मिला हुआ है पावर कि भाई मैं चाहूँ अगर मेरे को लेकर के कोई कुछ बोल रहा है या फिर मेरी प्रतिष्ठा या फिर मेरे सम्मान या फिर कैरेक्टर को ठेस पहुंचा रहा है तो मैं आप पर भी मानहानि का केस कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके का मामला होता है, आप लोग भी कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अब। इसको नुकसान पहुंचाते हुए उन्होंने बोला है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की थी क्योंकि मेरी जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंच रहा है ध्रुव राठी की इस पोस्ट से। आगे देख लेते हैं। अब इसी मामले में दिल्ली की कोर्ट ने ध्रुव राठी को नोटिस जारी कर दिया है। फाइनली उनके लिए नोटिस जारी हुआ है। अब ये गुंजन गुप्ता है कोर्ट की, उन्होंने 19 जुलाई को ये जारी करते हुए कहा है कि अब क्या है, उनको 6 अगस्त को यहाँ पर सुनवाई होगी और उनको पेश होना पड़ेगा। तो फाइनली 19 जुलाई को नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद अब क्या है, इनको अगली सुनवाई जो होने वाली है 6 अगस्त को होने वाली है। ये तो रहा मामला जो हमने समझा। अब राठी ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है, बीजेपी नेता जो नखुआ है उन्होंने बोला है कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो में साहसिक और निराधार दावे किए हैं। ये आरोप जो उन्होंने लगाए हैं वो आधारहीन है, लेकिन यह उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले हैं।
इसके जरिए राठी ने समाज में कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की है। ऐसा उन्होंने बोला है कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी है अपनी इस प्रतिष्ठा को बनाने में और वो इस प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। उसने लोगों के बीच संदेह और अविश्वास के बीच बोए हैं, जिसके दूरगामी परिणाम उनको देखने को मिल सकते हैं और इन झूठे आरोपों के नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं उनके करियर पर इफेक्ट डालेंगे, जो वीडियो के दायरे में कहीं आगे बढ़कर के निजी और पेशेवर दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चलिए अब देखते हैं ये जो फाइनल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस मानहानि केस। कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो हमें मिली हुई है कि क्या हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर जो चाहें वो बोल सकते हैं, हमें अधिकार दिया गया है, हम सब सरकार के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन यहाँ पर हमारी कुछ स्वतंत्रताएं जो हैं वो लिमिट तक हैं। जहां तक हमारी स्वतंत्रताएं किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाए, हमारी स्वतंत्रता बस वहीं तक है। जहां हमारी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करने लगे, वहां हमें अपनी स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ठीक है कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता धूमिल ना हो, खत्म ना हो, उसको हम टॉर्चर ना करें। ठीक, बात समझ में आई क्या कहना चाह रही हूं मैं? चलिए आगे देख लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम मानहानि कानून। इस बात पर प्रायः तर्क होता रहता है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्योंकि मानहानि केस तो इसी पर लगाया जाता है ना, जब आप किसी के खिलाफ कुछ इस तरीके से बोल रहे हो जो उसकी प्रतिष्ठा को हनित कर रहा है। और वही संविधान हमें कहता है आर्टिकल 19 के तहत कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें कहीं पर समाज में गोष्ठी बनाने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो किसके पास नहीं है? चलो मुझे बताना। कि नॉर्मल पर्सन, मेरे पास तो रहता है, लेकिन बहुत सारे जो आप देखोगे सैनिक, आर्मी मैन है, इनके पास, पुलिस वाले जो है उनको ये मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। अनुच्छेद 19 जो है वो उनके पास ये अधिकार नहीं है, ये सिर्फ आम जनता के पास अधिकार है। ठीक, चलिए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है और यह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो ये जो मामला पहुंच गया था, इसके बाद कोर्ट में एक व्यक्ति ने चैलेंज किया था कि ये जो मानहानि का केस है ये हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके खिलाफ है, तो इसको आप बताइए कि क्या करना चाहिए। तब कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाते हुए बोला कि देखिए, मानहानि के आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्वतंत्र भाषण के जो अधिकार का उल्लंघन हम इन्हें नहीं मान सकते। कि आपको ठीक है स्वतंत्रता मिली है, आप बोलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोर्ट का कहना था यहाँ पर। और कोर्ट ने बोला था ये पूरी तरीके से संवैधानिक है, इसमें कोई भी किसी की भी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर यह फैसला सुनाया कि मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना क्या हो जाएगा? वैध है, लेकिन आपराधिक मानहानि अनुचित रूप से मुक्त भाषण को प्रतिबंधित नहीं करती है यहाँ पर। ठीक है, वो ये नहीं कह रही कि आप मुक्त भाषण नहीं दे सकते हो, अपनी बातों को नहीं रख सकते हो, आप रखिए, लेकिन उसको एक सामाजिक दायरे जो आपके अभिव्यक्ति के अधिकार हैं उनको देख कर रखिए, जहां पर दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। क्योंकि अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखना एक मौलिक अधिकार और मानवाधिकार दोनों ही है। ये किसने कहा? कोर्ट ने कहा कि ये क्या हो जाता है। देखिए आर्टिकल 21 में बाकी सारे अधिकार आ जाते हैं हमारे, वैसे तो 19 में हमारा दिया गया है, लेकिन हमें स्वच्छ अच्छे से रहना, स्वच्छ एयर, आराम से सोना, इवन सोना भी हमारा मौलिक अधिकार है, आप सभी को पता होना चाहिए। राइट टू स्लीप इज आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। अब आप लोग ये मत करना कि मेरी मम्मी सुबह 6 बजे उठा देती है तो मैं कोर्ट चला जाऊं, कि राइट टू स्लीप हमारा अधिकार है। ठीक, तो राइट टू स्लीप हो गया, राइट टू ईट हो गया, राइट टू फ्रेश एनवायरनमेंट में रहना, फ्रेश एयर, स्वच्छ जल पीना, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लीन जो सड़कें हैं इन पर चलना, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और वैसे ही ये भी एक फंडामेंटल राइट है कि हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारा जो सम्मान है, उसको बनाए रखना, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, और यदि इसको कोई धूमिल करता है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर कहा है उन्होंने। न्यायालय ने अन्य देशों के निर्णय पर भी भरोसा करते हुए अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रतिष्ठा के अधिकार की पुष्टि की है। और यही मैं अभी आपको समझा रही थी कि आर्टिकल 21 के तहत आता है हमारा प्रतिष्ठा का अधिकार, कि यदि कोई मेरे मान सम्मान पर उंगली उठाएगा तो मैं क्या कर सकती हूं? उसके खिलाफ केस कर सकती हूं। यदि कोई मुझे अभद्र टिप्पणी करेगा
तो मैं उसके खिलाफ केस कर सकती हूँ। जैसे कि अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे तो जिनको नहीं अच्छा लगेगा मेरा ये कहना या बोलना, तो आप लोग मुझे बहुत सारा कमेंट में कुछ कुछ कहोगे जा करके, तो मैं चाहूँ तो आपकी आईडी उठा करके कुछ आईटी रूल्स हैं उसके तहत, जैसे कि 62 हमारा रूल है, आईटी रूल कहता है, उसका आर्टिकल है 62 नंबर, तो उसके तहत मैं आप पर कार्रवाई करवा सकती हूँ। ठीक है, फिर आपको बुलाया जाएगा और आपको ये कहा जाएगा कि आपने ऐसा कमेंट क्यों किया, जो अभद्र टिप्पणी थी ऐसा आपने क्यों किया। ठीक है, फिर आप वहां पर कुछ तर्क वितर्क दोगे, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो मैनेज होती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। मौलिक अधिकारों के संतुलन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि बोलने और अभिव्यक्ति करने, वाक बोलना, ठीक है, इसको और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो कि अनुच्छेद 21 का घटक है उसको ठेस पहुंचाई जा सके। अब आपको समझ में आया कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और कैसे ये फंडामेंटल राइट और साथ ही साथ हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और जो मानहानि का केस है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और आपकी स्वतंत्रता कहां तक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे कि ये जो मुकदमा है वो किसके तहत दर्ज किया जा सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे मैम जो नियम कायदे कानून है वो चेंज हो गए हैं, नए कानून आ गए हैं, आईपीसी की धारा नहीं लगाई जाती, आईपीसी नहीं लिखा जाता है। आई नो, बट अभी इसमें लिखा है तो एज इट इज अभी हम यूज कर रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता या फिर आपका भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 499 एंड 500 क्या कह रही है। आईपीसी की धारा 499 में विस्तार से बताया गया है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है, फिर चाहे बोलने से हो या पढ़ने से हो या संकेतों के माध्यम से हो या फिर दृश्य प्रस्तुति के माध्यम से हो। इन चारों टाइप में सामने वाला इंसान आप पर मानहानि का केस कर सकता है। अब आप चाहें कमेंट में इमोजी भेजें, चाहे आप कुछ लिख करके भेजें, चाहे आप संकेत में भेजें, चाहे आप जिस भी वे में भेजें, वहां पर क्या किया जा सकता है, मानहानि का केस किया जा सकता है। ठीक है, अब आप चाहे किसी को पोस्टर दिखाएं, रास्ते चलते हुए सड़क पे आप मान लीजिए चल रहे हैं या फिर किसी के घर के बाहर आपने पोस्टर लगा दिया उसको लेकर के, तो वो व्यक्ति आप पर मानहानि का केस कर सकता है। सिंपल। चलिए आगे देखते हैं। यह या तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया या बोला जाता है, या ऐसा इरादतन किया जाता है कि उक्त आरोप की उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाए, तब आप पर ये जो केस है वो बेसिकली दर्ज हो जाएगा। आपराधिक मानहानि का दोषी पाए जाने पर धारा 500 के तहत आप पर लगता है जुर्माना, और बिना जुर्माने के आपको जुर्माना लगेगा, या फिर आपको नहीं जुर्माना लगेगा तो आपको कैद हो सकती है, या फिर दोनों ही हो सकता है, दोनों में से दोनों चीज हो सकती है। धारा के तहत जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान आपका है, यानी कि 2 साल के लिए जेल और साथ में जुर्माना, जैसा भी फिक्स होता है वहां पर उस टाइम उस तरीके से चीजें की जा सकती हैं। तो इसके तहत आपको ये सजा मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। क्या यहाँ पर बात कही गई है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना स्पेशली बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।